इंट्रोडक्शन ऑफ हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या बताए थे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता क्या है? हाइड्रो इट मीन्स क्या होता है? वाटर होता है। अगर फ्यूल के रूप में हम लोग अगर वाटर का यूज करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहलाएगा। अगर हम लोग फ्यूल के रूप में कोल को यूज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? उससे हम लोग स्टीम जनरेट करवाएंगे और उस स्टीम का पावर जनरेशन के लिए यूज करेंगे तो उसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट कहेंगे। अगर हम लोग न्यूक्लियर यूज करेंगे हम लोग स्टीम फ्यूल के रूप में, इनपुट फ्यूल के रूप में, तो वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर पावर प्लांट कहलाएगा वो। मतलब फ्यूल के रूप में जिसका भी यूज करेंगे उसी के रेस्पेक्ट में उसका नाम पड़ेगा उस पावर प्लांट का। तो इसी तरह यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इनपुट फ्यूल हम लोग इनपुट जो सप्लाई देंगे वो क्या देंगे? वाटर देंगे। देखो इसमें करेंगे क्या हम लोग? कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे? थ्रू वाटर को क्या करेंगे? फॉल डाउन करेंगे, मतलब गिराएंगे कहाँ पे? टरबाइन में। टरबाइन क्या, कौन सा टरबाइन यूज करेंगे हम लोग? यहाँ पे वाटर टरबाइन यूज करेंगे। इस टरबाइन को हम लोग क्या कहेंगे? वाटर टरबाइन। अगर थर्मल पावर प्लांट में यूज करना रहता टरबाइन तो उसको हम लोग स्टीम टरबाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्योंकि उसको स्टीम प्रोवाइड करते थे। अब यहाँ पे हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे वाटर प्रोवाइड करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वाटर टरबाइन कहेंगे। इस टरबाइन को जो हम लोग क्या पास करेंगे? वाटर को फॉल डाउन करेंगे, काफ़ी ऊपर से वो गिराएंगे तो क्या करेगा? पेनेस्टोक के थ्रू से। तो वो अगर कभी भी वो वाटर का नेचर समझ लीजिए, वाटर जब क्या होता है? स्टेशनरी होता है। कहने का मतलब जब कभी भी वाटर तुम्हारा कहीं पे भी पानी अगर किसी भी कंटेनर में है, कंटेनर में रखा हुआ पानी स्टेशनरी है तो उस वाटर में कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी है उस वाटर के पास, है कि नहीं? मतलब वाटर अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगा? एक कोई कंटेनर है, सिलिंड्रिकल कंटेनर है, यहाँ पे पानी भरा हुआ इतना तक, तो मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ लगेगा? मैक्सिमम पोटेंशियल मतलब नीचे रहेगा, सबसे नीचे, टॉप में सबसे कम रहेगा। तो जब कभी भी वाटर स्टेशनरी रहता है तो वाटर के पास कौन सा एनर्जी होता है? पोटेंशियल एनर्जी। और जब कभी भी वाटर को मूवमेंट करवाते हैं तो कभी भी कोई भी बॉडी अगर जब स्टेशनरी पॉइंट से वो मूवेबल पॉइंट में आता है तो वो कौन एनर्जी में कन्वर्ट करवाता है? पोटेंशियल एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बता सकते हैं? एमजीएच होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी आप लोग पढ़े हैं ना, टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का टाइप्स पढ़े होंगे। पोटेंशियल एनर्जी, जब वाटर जब स्टेशनरी है तो वाटर के पास कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है कंटेनर में। जब ये पेनस्टॉक के थ्रू से पास किया जाता है कहाँ पे? टरबाइन में, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एम, इसका फॉर्मूला mgh होता है, मास, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाइट होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर रहता है। क्या होगा जब स्पीड में? क्या हो जाता है तुम्हारा स्पीड? कहने का मतलब जब कभी भी बॉडी अगर मोशन में आएगा तो स्पीड डबल हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल किसी बाइक का एग्जांपल देख लो। कोई बाइक अगर जब रुका हुआ रहता है तो उसका वेट क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। जब भी वो स्पीड में आ जाता है तो उसका मास क्या लगने लगता है? हल्का लगने लगता है। जब भी स्पीड डबल करेंगे वैसे वैसे मास क्या होते जाएगा? हाफ होते जाएगा। तो कभी भी वाटर जब स्टेशनरी रहेगा तो वाटर के पास कौन सा एनर्जी रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी। वाटर जब पेनेस्टोक के द्वारा मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा तो उसके पास कौन सा एनर्जी आ जाएगा? हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कहेंगे प्रेशर एनर्जी भी कहेंगे, प्रेशर एनर्जी बोलेंगे या फिर काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। जो टरबाइन रहेगा इस टरबाइन में पास करेंगे हम लोग, इम्पेज करेंगे। इट में भी ये टेंजेंशियली पास करेंगे या फिर रेडियल पास करेंगे। देखो टरबाइन मान के चलो टेंजेंशियली और एक्सियल क्या होता है? टेंजेंशियल फ्लो, एक्सियल फ्लो। मान के चलो ये क्या है तुम्हारा? रोटर है या फिर क्या है? शाफ्ट है। शाफ्ट के ऊपर में क्या लगा हुआ है? टरबाइन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? टरबाइन। इस टरबाइन में अगर मान के चलो हम लोग जो भी हम लोग वाटर को पास कर रहे हैं, अगर वाटर को अगर एक्सियली पास करते हैं, कहने का मतलब ये जो पेनेस्टोक के द्वारा जो भी वाटर आएगा उस वाटर को अगर हम लोग एक्सियल फ्लो, कहने का मतलब अगर इस शाफ्ट के अकॉर्डिंग टू, मतलब शाफ्ट के पैरेलल वाटर को पास करके अगर इस टरबाइन को रोटेट करवाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सियल फ्लो ऑफ टरबाइन कहेंगे। और रेडियल फ्लो किसको, टेंजेंशियल फ्लो किसको कहेंगे? अगर वाटर को हम लोग इधर से पास करेंगे नोजल के थ्रू से, क्या होगा? एक नोजल के द्वारा, नोजल कहाँ से आएगा मेरा? नोजल तुम्हारा कहाँ से आएगा? ये पेनेस्टॉक के द्वारा नोजल बनेगा, इस नोजल से इम्पेंस करवाएंगे, इसको टेंजेंशियली पास करवाएंगे। कितने तरीके से हम लोग वाटर को पास करवा सकते हैं टरबाइन में, ये चीज़ को देखो। हम टेंजेंशियली भी पास करवा सकते हैं उसको, एक्सियल फ्लो भी करवा सकते हैं, रेडियल फ्लो भी करवा सकते हैं। रेडियल फ्लो किसको कहते हैं? टेंजेंशियल फ्लो किसको कहते हैं? देखो एक्सियल फ्लो कहते हैं जो एक्सिस ऑफ किधर से पास करवाएंगे, उसका शाफ्ट के एक्सिस साइड से अगर पास करवाएंगे तो वो कहलाएगा आपका
कौन सा कहलाएगा? एक्सियल फ्लो। टेंजेंशियल फ्लो जब साइड से मारेंगे और टरबाइन को रोटेट करवाएंगे तो उसको कहेंगे हम लोग टेंजेंशियल फ्लो कहेंगे। और तुम्हारा हो गया क्या? रेडियल फ्लो। रेडियल फ्लो क्या होता है? तुम कोई एक पार्टिकुलर वेन्स में पास करके हम क्या कराएंगे? रोटेट टरबाइंस को रोटेट करवाएंगे तो उसको हम लोग रेडियल फ्लो कहेंगे। ठीक है, तो 3 टाइप का बेसिकली हम लोग रेडियल फ्लो में पार्टिकुलर एक जो वेन्स होता है, ब्लेड्स होता है। देखो टरबाइन में नंबर ऑफ ब्लेड्स लगा हुआ रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लेड्स को फाइनली एक पार्टिकुलर ब्लेड्स को में पास करके हम लोग क्या करेंगे? उसको रोटेट करवाने का काम करवाएंगे तो वो कहलाएगा कि आपका वो रेडियल फ्लो का रेडियल एक्सिस में जो फ्लो करेगा, मूवमेंट करेगा टरबाइन, तो वो कहलाएगा रेडियल फ्लो। और अगर जो टेंजेंशियली पास करके अगर रोटेट करवाएंगे तो टेंजेंशियल फ्लो कहलाएगा। और एक्सियल फ्लो का कौन कहलाएगा? जो एक्सिस ऑफ शाफ्ट की एक्सिस में अगर हम लोग वाटर को पास करते हैं तो उसको हम लोग एक्सियल फ्लो कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग इतने तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पेनस्टोक के द्वारा, पेनस्टोक का जो लास्ट पॉइंट होता है जहाँ से पानी निकल के यहाँ पे टरबाइन में जाता है उसको हम लोग नोजल कहते हैं। क्या कहते हैं? नोजल। इस नोजल का डायमीटर कंपेयर टू इसकी अपेक्षा कम होता है ताकि वो प्रेशर क्रिएट कर सके। क्या कर सके? वो प्रेशर को क्रिएट कर सके। और इससे हम लोग फाइनली पास करते हैं कहाँ पे? टरबाइन में। और टरबाइन को रोटेट करवाते हैं तो टरबाइन, देखो जब काइनेटिक एनर्जी से वो किस में कन्वर्ट करेगा? ये टरबाइन तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी से तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा? तुम्हारा कौन कन्वर्ट करेगा? टरबाइन कन्वर्ट करेगा। देन आफ्टर कौन टरबाइन के साथ इंटरकनेक्टेड कौन रहेगा? तुम्हारा अल्टरनेटर रहेगा। अल्टरनेटर क्या करेगा? आप लोगों को पता है अल्टरनेटर या जनरेटर एक ही चीज़ होता है, कंफ्यूज मत करना कोई। एक अल्टरनेटर क्या करेगा? जब कभी भी इसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी देंगे, किससे? टरबाइन से देंगे, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का हम लोग कैसे हम लोग एक फाइनली वाटर से, स्टेशनरी वाटर से हम लोग कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं, ये एक बेसिक फंडामेंटल है, मतलब बेसिक प्रोसेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एक बेसिक फेनोमेन प्रोसेस है। ठीक है, इसके आगे हम लोग हाँ हाँ बोलो, यहाँ पे ध्यान देना इसको। सिलेक्शन साइट्स ऑफ, इसको हम आज अगेन एक्सप्लेनेशन करते हैं। सिलेक्शन साइट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को सेलेक्ट करने के लिए हमको किस किस चीज़ का नीड पड़ता है? देखो पहला क्या है तुम्हारा? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर का रिक्वायरमेंट मैक्सिमम पड़ता है क्योंकि इसका इनपुट फ्यूल ही क्या होता है? वाटर होता है। वाटर के बिना ये हमेशा वाटर से ही चलेगा, जो कुछ भी करेगा ये वाटर के द्वारा ही करेगा, पावर जनरेट करेगा ये भी वाटर के द्वारा ही करेगा, है ना। क्योंकि देखो इसका प्रोसेस फाइनली क्या होता है? जब वाटर स्टेशनरी होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है, जब वो पेनस्टॉक के थ्रू से आता है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। काइनेटिक एनर्जी से फाइनली वो किस में कन्वर्ट होने लगता है? टरबाइन के पास जैसे पास करते हैं, टरबाइन क्या करता है? टरबाइन रोटेट करता है और मैकेनिकल एनर्जी वो आउटपुट देता है। अरे इनपुट तो अल्टरनेटर को इनपुट एनर्जी क्या देता है? मैकेनिकल एनर्जी। और अल्टरनेटर फाइनली क्या करता है? वो हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका एक लाइन डायग्राम भी बना सकते हैं आप लोग, बेसिकली एक अपनी ओर से समझने के अकॉर्डिंग टू अपने से बना ले सकते हैं और उसको फाइनली आप एक याद रखने के अकॉर्डिंग टू आप उस चीज़ को सही करके लिख ले सकते हैं। ठीक है, देखो इस प्लांट का जो कैपेसिटी होता है, इसका जो एस्टीमेट किया जाता है, कहने का मतलब हम कभी भी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो बनाएंगे उसको हम लोग एस्टीमेट करके बनाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर मेरा पावर जनरेशन करने का कैपेसिटी कितना है, 50 मेगावाट है और 50 मेगावाट जनरेट करने के अलावा हम लोग क्या करेंगे? 1 महीना जनरेशन करेंगे, 1 महीना के बाद क्या हो जाएगा? वो पूरा का पूरा 11 महीना तुम्हारा बंद ही रहेगा, तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा। हम लोग एस्टीमेट क्या तैयारी करेंगे कि पावर जनरेशन कैपेसिटी कितना है, उस जगह पे वाटर का अवेलेबिलिटी कितना है, उसका एवरेज ऑन एन एवरेज हम लोग टोटल निकालेंगे पावर प्रोडक्शंस, या फिर उसका कितना वाटर का रिक्रूटमेंट है, कितना रिक्वायरमेंट रहेगा पूरा एनुअल ईयर में, कितना लीटर, सारा चीज़ को देखते हुए एस्टीमेट करके ही हम लोग क्या करेंगे? फाइनली इंस्टॉल करेंगे कि मान के चलो तुम्हारा क्या है कि पर मंथ तुम्हारा 20,000 लीटर वाटर का एक बेस्ट एग्जांपल बता रहे हैं हम। पर मंथ अगर तुम्हारा कोई भी प्लांट का अगर कितना है वाटर रिक्वायरमेंट कितना है? 20,000 लाख लीटर है। अगर तुम्हारा पर मंथ वो है तो 12 महीना में कितना होगा? टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आएगा फाइनली ऑन एन एवरेज निकाल के हम लोग ये एस्टीमेट तैयार करेंगे कि इतना वाटर। कभी भी हम थर्मल पावर प्लांट नहीं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने से पहले हम लोग वाटर का सबसे बड़ा अहम रोल रहता है, क्योंकि वही एक उसका क्या है? मेन
बैकबोन है वाटर ही है, क्योंकि वही कंटिन्यूअस उसी इनपुट फ्यूल के थ्रू से चलेगा। इसलिए हम लोग वाटर को फाइनली क्या करते हैं, उसका टोटल कैपेसिटी को, पावर प्रोडक्शंस का टोटल कैपेसिटी को कैलकुलेट करके ही हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ऐसा नहीं कि वाटर का अवेलेबिलिटी क्या है कम और हम लोग ज़्यादा यूनिट का हम लोग इंस्टॉल कर देंगे तो क्या होगा, वो कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। क्या ओनली फॉर ए इनिशियल कॉस्ट मैक्सिमम पड़ेगा, लेकिन उससे हम लोग को कोई बेनिफिशियल होगा नहीं। इसलिए सबसे पहले वाटर को देखते हुए सब डिसीजन लिया जाता है, एस्टिमेट तैयार किया जाता है कि कितना यूनिट हमको यहाँ पे सेटअप करना है या नहीं सेटअप करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्चार्ज फ्लोइंग इट्स वेरिएशंस टाइम ओवर ए नंबर ऑफ ईयर मस्ट बी नो। हर एक साल उसका हम वेरिएशंस होता है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होता है। ठीक है, आफ्टर एलोइंग द लॉसेस ड्यू टू इवापोरेशंस, कहने का मतलब क्या है, तुम अगर डैम बनाए हो तो डैम में पर ईयर कितना वाटर ये करता है, वेपोराइज होता है, कितना वाटर। कहने का मतलब आपका एक डैम है तो आपको रेनी सीजन में ओनली फॉर कितना मिलेगा, 1 मंथ 2 मंथ वाटर मिलेगा, रिमेनिंग 11 महीना तो आपका क्या होगा, वेपोराइज ही होगा। तो ये भी एस्टिमेट करना है, वहाँ पे सोलर डेंस क्या है, वाइंड डेंस क्या है, वहाँ पे इवापोरेशंस का क्या, अगर जितना सोलर डेंस रहेगा उतना ज़्यादा इवापोरेट होगा। सोलर का डेंसिटी जहाँ जितना ज़्यादा होगा, लाइट का डेंस जहाँ ज़्यादा होगा, वहाँ पे उतना ज़्यादा वाटर का क्या होगा, ये इवापोरेशंस का कैपेबिलिटी होगा। तो इसलिए हम इस चीज़ को एस्टिमेट करते हैं कि कहीं वहाँ मैक्सिमम अमाउंट में वाटर तो इवापोरेट नहीं हो जा रहा है, और उस जगह का जो सॉयल है उस किस कैटेगराइज का सॉयल है, गुड क्वालिटी का सॉयल है या बैड क्वालिटी का सॉयल है, क्योंकि सॉयल को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। सॉयल को अगर नहीं जानेंगे तो गुड क्वालिटी का है बैड क्वालिटी, तो पानी को जल्दी ही अब्जॉर्ब कर लेगा और सडनली ख़त्म कर देगा। इसलिए सारा चीज़ को एस्टिमेट किया जाता है, डिटरमाइंड किया जाता है, उसका कैपेसिटी को एस्टिमेट किया जाता है और फाइनली उसको सेलेक्ट किया जाता है कि ठीक है। तो ये था आपका ये पॉइंट, सारा चीज़ को एस्टिमेट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है आपका इसका, नेक्स्ट देखिए वाटर स्टोरेज। वाटर स्टोरेज के लिए हमको डैम चाहिए। डैम में मान के चलो अगर तुम्हारा जलाशय जो भी है, कहने का मतलब जो भी हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं वो उसका हमको क्या करना होगा, अलग अलग ग्राफ के अकॉर्डिंग टू हमको क्या करना होगा, एनालिसिस करना होगा। एनुअल हाइड्रोग्राफ से हमको क्या करना होगा, उसका डिटर्मिनेशंस करना होगा अलग अलग ग्राफ के थ्रू से कि कहाँ यहाँ पे हर एक सीजनल में कितना हमको वाटर मिल आता है और कितना रिवर के द्वारा आता है, कितना नेचर से वाटर आता है। अलग अलग प्रोसेस है ना, कोई भी डैम में पानी आने का क्या क्या प्रोसेस है। पहला आपका क्या अलग अलग कैनाल से आएगा, झील से आएगा, अलग अलग आपका नेचर से भी प्रोवाइड करेगा 1 मंथ। तो ये सब सारा चीज़ एनालिसिस करके ये जो आपका हाइड्रोग्राफ वो ग्राफ है जो वाटर का इनकमिंग होता है कोई भी डैम में, वो चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कम्प्लीटली उसको एनालाइज करते हैं एक पार्टिकुलर ग्राफ से। उसको डिटरमाइन करने के बाद ही हम लोग फाइनली वाटर स्टोरेज को बनाते हैं, और उसी के को रेस्पेक्ट में ही हम लोग कभी भी यूनिट को सेटअप करते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद सिलेक्शन साइट्स ऑफ डैम को देखो, फॉर सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर डैम केयरफुल स्टडी, उसका जूलॉजिकल फेनोमेना को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। टोपोग्राफी की मतलब, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी डैम है, उस डैम में मान के चलो वहाँ भूकंप वाला इलाका है या फिर दलदली इलाका है, उसमें रॉक स्टोन्स है या नहीं है, सब चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर मान के चलो वो जगह है जहाँ पे दलदली इलाका है, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, कहने का मतलब काफ़ी कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाए और उस जगह पे क्या है, वो जगह जो होता है वो इलाका काफ़ी दलदली इलाका रहेगा, तो क्या वहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगा किसी भी थोड़ा बहुत भी अगर भूकंप वगैरह आएगा तो मैक्सिमम डिस्ट्रॉय होने का चांसेस रहेगा। तो इस सब को सारा चीज़ हम लोग किसके थ्रू से, जूलॉजिकल टेक्नोलॉजी के थ्रू से एक सर्वे जूलॉजिकल सर्वे करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं सब चीज़ को आइडेंटिफाई करके हम लोग फाइनली क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमको सेटअप करना है या नहीं करना है। सारा पैरामीटर्स को मेजर करके देख के, जो आपका वाल जो होता है, वाल जो डोर जो लगा रहता है वो आरसीसी का बना हुआ रहता है, आयरन का, स्टील का, एक से एक वहाँ पे सारा एलिमेंट्स का, मटेरियल्स का बना रहता है। आरसीसी का बना हुआ, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट का बना हुआ रहता है। वाटर हेड, कहने का मतलब क्या है कि वाटर हेड भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को। अगर इन केस कहीं पे नेचुरल तरीके से मिल गया हेड तो वहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट बहुत कम पड़ेगा। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल, तुम्हारा एग्जांपल देख लो, ये हुंड्रू फॉल में जो भी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को ज़्यादा हेड को अपने से बनाने का जरूरी नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी इसका इतना हाइट वो नेचुरल तरीके से मिला। तो अगर
पॉसिबिलिटी हो सकता है नेचुरल तरीके से मिलने का मैक्सिमम हेड मतलब मैक्सिमम हाइट, तो वहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इसको नहीं पड़ेगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब इनिशियल कॉस्ट है, डैम बनाने में ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी कहीं पे नेचुरल तरीके से अगर आपको हाई हेड मिल जाता है तो ठीक है, वहाँ पे ओनली फॉर जो इक्विपमेंट का सेटअप करना होगा वो इक्विपमेंट का सेटअप करना होगा, रिमेनिंग अनदर चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा मैक्सिमम। ठीक है, तो वो है आपका फाइनली ये है आपका वाटर हेड। वाटर हेड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। वाटर हेड नेचुरल तरीके से मिल जाता है तो इनिशियल कॉस्ट कम पड़ता है ना, अदरवाइज उसको डैम वगैरह बनाने में और डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए पावर जनरेशंस के लिए ये भी बहुत बड़ा रोल है। अवेलेबिलिटी ऑफ हेड ऑफ वाटर मतलब हाइट ऑफ वाटर, जहाँ से हम लोग गिराएंगे वाटर को उसका हाइट काफ़ी हाइट होना चाहिए। अगर हाइट नहीं होगा तो इसका इफिशियंसी भी क्या होगा, कम होगा। जितना ज़्यादा हाइट होगा, जब हम इसको हम क्लासिफिकेशंस करेंगे अलग अलग, हम लोग अलग अलग रेगुलेशन अलग ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग कैटेगराइज में तो बताएंगे कि कौन सा टरबाइन कहाँ यूज करेंगे, हाई हेड में किसको यूज करेंगे, मीडियम में किसको यूज करेंगे, लो में किसको यूज करेंगे, सबको बताएंगे, हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो पहले ये वाटर हेड का भी बहुत बड़ा रोल है। हम लोग क्या करेंगे, कभी भी होना क्या चाहिए, मैक्सिमम हाइट होना चाहिए। कहीं पे अगर कोई ऐसा नेचुरल तरीके से कोई झील है, कोई अगर क्या है नदी है जहाँ पे ज़्यादा हाइट है, कहीं वाटर झरना है, झरना के ऊपर से पानी गिर रहा है और वाटर का सोर्सेस मैक्सिमम है, तो वहाँ पे हम लोग यूटिलाइज कर सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि उसका हाई हेड है और उसमें 12 महीना पानी रहता है। ऐसा नहीं कि पानी सेटअप कुछ दिन बाद ख़त्म हो गया, 2 महीना 1 महीना पानी रहा उसके बाद ख़त्म हो गया तो पावर प्रोडक्शन ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सब उचित नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले डिटरमाइन क्या करते हैं, हाई हेड हो, गप नहीं। हाँ, इसलिए हम लोग डिटरमाइन क्या करते हैं कि हाई हेड हो। हाई जितना हाई होगा मतलब उसका ऊंचाई जितना हाई होगा। टेल रेस किसको कहेंगे, हेड रेस किसको कहेंगे, हम आगे बताएंगे। हेड रेस और टेल रेस दोनों के बीच का डिफरेंस को हम लोग कहते हैं टोटल हेड। अगर हेड निकालना रहेगा तुम्हारा, हेड कभी भी, हेड मतलब हाइट होता है। ठीक है, हेड इक्वल टू होता है क्या, हेड रेस माइनस टेल रेस। टेल रेस जहाँ से पानी का सबसे ऊपर का लेयर है और जहाँ पानी फ्लो करता है, दोनों के बीच का डिफरेंस को हम लोग कहते हैं हेड। हेड रेस और टेल रेस दोनों के बीच का डिफरेंस को हम लोग हेड बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम आगे बताएंगे ब्रीफ। अभी इतना जो टॉपिक को जानना है वो चीज़ जानो। सारा चीज़ सर्वे करते हैं, सर्वे में अगर सही पाया गया तभी जाके हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को सेटअप करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम लोग अगर अपने से बनाएंगे, आर्टिफिशियल हाइट बनाने का कोशिश करेंगे तो इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कोशिश करते हैं इसमें, हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि अगर नेचुरल तरीके से मिल जाएगा वैसा हाई हेड तो काफ़ी कम कॉस्ट पड़ेगा और वो काफ़ी इकोनॉमिकल होगा। इकोनॉमिकल कोई भी पावर प्लांट कब होगा, जहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ना पड़े और मिनिमम आउटपुट। इकोनॉमिकल क्या है कि जितना इन्वेस्टमेंट पड़ा और कुछ हमको प्रॉफिट भी मिले उसके रेस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग इकोनॉमिकल कहेंगे। इकोनॉमिकल हो पाएगा सब चीज़ का सुविधा, वैसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट हम लोग ज़्यादा कर दिए और हमको आउटपुट बहुत कम मिल रहा, तो इकोनॉमिकल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दोनों चीज़ क्या होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए, वो पैरेलल में होना चाहिए, तभी जाके वो इकोनॉमिकल हो पाएगा, अदरवाइज वो इकोनॉमिकल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये है आपका वाटर हेड। नेक्स्ट क्या है, फाइनली क्या है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम लोड सेंटर। हमेशा पता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जो लोड सेंटर होता है हमेशा डिस्टेंस में, काफ़ी डिस्टेंस में होता है। अब इतना भी डिस्टेंस ना हो जाए कि उसमें हमको काफ़ी ट्रांसमिशन लाइन पोस्ट पड़ जाएगा। कहने का मतलब ये मेनली होता है हिली एरिया में होता है और फॉरेस्ट इलाका में होता है। तो फॉरेस्ट इलाका में कोई पॉपुलेटेड इलाका होता नहीं है, इसलिए मेनली देखा जाए दूसरा पावर प्लांट की अपेक्षा इस पावर प्लांट को क्या पड़ता है, ट्रांसमिशन जो कॉस्ट पड़ता है मैक्सिमम पड़ता है। तो हम लोग को क्या कोशिश करना चाहिए, ये कोशिश करना चाहिए कि ट्रांसमिशन कॉस्ट इकोनॉमिकल हो। अगर मान के चलो पावर जनरेशन हम 65 बहुत ही कम कर रहे हैं, 85 मेगावाट कर रहे हैं, लेकिन ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस में मेरा लोड सेंटर है, तो मेरा लोड सेंटर ज़्यादा डिस्टेंस जाएगा तो क्या होगा, मेरा ट्रांसमिशन लॉसेस भी ज़्यादा होगा, ट्रांसमिशन कॉस्ट का भी इन्वेस्टमेंट में भी ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा। इसलिए क्या कोशिश करना चाहिए, लोड सेंटर इकोनॉमिकल हो, नियरेस्ट। ऐसा नहीं कि हम लोग 500 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर डिस्टेंस हम लोग लोड सेंटर से अगर बना देंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिकल नहीं हो पाएगा वो
जितना पावर प्रोडक्शन नहीं करेगा उतना मेरा ये ट्रांसमिशन लॉसेस भी होगा, एज वेल एज वो ट्रांसमिशन लाइन में भी मेरा इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम पड़ेगा। इसलिए क्या कोशिश करना चाहिए, जो लोड सेंटर है नियरेस्ट हो तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, उसमें मेरा ज़्यादा ये कॉस्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ क्या है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ साइट। देखो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी होना चाहिए। देखो बहुत सारा मशीनरीज होता है, इक्विपमेंट होता है, क्या होता है, बहुत ऐसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जंगल के अंदर में बनाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी कोई भी जंगल के अंदर में बना दिए, वहाँ पे आपका पानी का कोई भी व्हीकल्स जाने का सुविधा नहीं है, ना कोई भी किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी नहीं है। मिनिमम तो एक फोर व्हीकल्स 4 व्हीलर जाने का तो जगह होना चाहिए, क्योंकि कभी भी इतना मशीनरीज होता है, इतना बिग साइज ऑफ मशीन्स होता है, कभी भी किसी भी टाइप का फॉल्ट या प्रॉब्लम होगा, या फिर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होगा, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वहाँ पे क्या चाहिए आपको, वहाँ पे चाहिए आपको गुड स्किल कैंडिडेट का चाहिए, या फिर मशीनरीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। मानते हैं उसको इनपुट फ्यूल का जरूरी नहीं पड़ता, फ्यूल के जरूरी है, लेकिन उसका मशीनरीज को मेंटेनेंस के लिए, न्यू इंस्टॉलेशंस के लिए हमको किसका जरूरी चाहिए, हमको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए, शुड मस्ट भी अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ईजी वे में तभी कर सकते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट, नहीं तो क्या होगा, कोई भी मशीन ख़राब हुआ तो कितना दिन से ख़राब रहेगा, तो उसका प्रोडक्शन ही जीरो रह जाएगा। ऐसा नहीं कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होएगा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होगा तो काफ़ी वो इकोनॉमिकल नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश क्या करना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी होना चाहिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। ठीक है, दूसरा सिक्स्थ क्या है आपका, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, अब वाटर पोल्यूशन मान के चलो तुम जिस रिवर से वाटर ला रहे हो, वो वाटर कहीं मान के चलो कोई इंडस्ट्री कोई भी वाटर जो आ रहा है तुम्हारा ये प्लांट में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में, कोई मान के चलो तुम्हारे से पहले कोई इंडस्ट्री अपना रॉ मटेरियल को यूज करके, वेस्ट मटेरियल को यूज करके अपना इंडस्ट्री में छोड़ दे रहा है। लास्ट वन क्या है यहाँ पे तुम्हारा, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। लैंड का भी अवेलेबिलिटी देखो, लैंड अवेलेबिलिटी शुड बी ए चीप, सस्ता होना चाहिए, क्योंकि एक प्लांट को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़मीन का जरूरी पड़ता है, थर्मल पावर प्लांट को, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बनाने के लिए। इसके लिए हमको क्या चाहिए, बहुत बड़ा इलाका चाहिए। इलाका का क्यों जरूरी पड़ता है, क्योंकि डैम बनाना हमको पड़ता है। इसलिए हमको ऐसा नहीं कि ज़मीन मेरा काफ़ी महंगा पड़ेगा तो क्या वो हो पाएगा, इकोनॉमिकल नहीं हो पाएगा। हम लोगों को क्या होना चाहिए, कोशिश क्या करना चाहिए, वो सस्ता होना चाहिए, ज़मीन सस्ता होना चाहिए, और चीप इन कॉस्ट होना चाहिए, एंड रॉकी इन ऑर्डर टू विदस्टैंड। मतलब वो जगह क्या होना चाहिए, थोड़ा सा पथरीला जगह होना चाहिए। पथरीला जगह होने से क्या होगा, वो विदस्टैंड कर सकता है, कभी कभी भी कोई भी वेट को अगर प्रोवाइड करेंगे तो क्या करेगा, वो किसी भी वेट को अगर प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या कर लेगा, वो हेवी मशीनरीज को रखेंगे तो वो विदस्टैंड कर सकता है, मतलब बर्दाश्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि जब भी हेवी वेट जब भी रख देंगे उस जगह पे तो क्या हो जाएगा, वो धंस जाएगा, या फिर किसी भी तरीका का दलदली इलाका में दब जाएगा। वो नहीं होना चाहिए। वो जगह क्या होना चाहिए, आपका रॉकी होना चाहिए, मतलब पथरीला जगह होना चाहिए, तभी जाके पॉसिबल हो पाएगा वो। तो ये सब क्या है, सिलेक्शन साइट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का सिलेक्शन साइट के लिए ये सब बेसिक या फिर मेजर फैक्टर्स ये है टोटल। ठीक है, तो ये यहाँ पे आज ख़त्म